फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर चल रहे हैं एंड आप लोग सब जानते हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि हम लोग हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स फिनिश कर चुके हैं और आज का दिन जान लगा दूंगा लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को खत्म कर दूंगा। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और इसके बाद वाले वीडियो में मतलब आज के दिन में मैं कोशिश करूंगा 2 वीडियो शूट करने की और इन दोनों वीडियोस में हम खत्म कर देंगे हमारे इस चैप्टर को, फिर चलेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर्स की तरफ। तो आप चिंता मत करो, आपका कोर्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में घबराने की जरूरत नहीं है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि सर कंप्लीट कराओ, सर कंप्लीट कराएंगे। ठीक है। तो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा था, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मैं आपके साथ में कुछ लिमिटेशंस डिस्कस करना चाहता हूं, दैट लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। गाइस, सबसे पहला लिमिटेशन आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, इट डू नॉट ब्रीफली डिस्कस द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को ये ब्रीफली डिस्कस नहीं करता। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो मेरी बात समझना। जैसे मान लो एक कोबाल्ट नाम का एटम है, एक कोबाल्ट नाम का आयन है कोबाल्ट। इसके पास में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो अंडर रूट n+2 bm से इसकी क्या वैल्यू निकलेगी 3 to 5 15 अंडर रूट 15 bm और अंडर रूट 15 मतलब 4 4 16 नियर अराउंड 3.9 bm। लेकिन गाइस ये देखा गया कि ये वैल्यू अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आ रही है। लेकिन अगर कभी कभी कोबाल्ट एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो उस कोबाल्ट का जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो उसके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट यानी जो म्यू की वैल्यू होती है वो 5 के आसपास होती है, 5 या 5 से ज्यादा, बेसिकली 5.9 के आसपास देखी जाती है। और जब कभी भी ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है तो इसके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए म्यू की वैल्यू 4.8 के आसपास होती है और ये दोनों वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से कई गुना ज्यादा होती है। तो आपको इसके बारे में कभी पता ही नहीं चल पाता वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा क्यों होता है कि जब आप लोग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ये फॉर्मूला लगाते हो, जब आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से ये फॉर्मूला लगाकर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालते हो किसी भी सब्सटेंस की, तो वो कभी कभी एक्यूरेट नहीं निकल पाती। ठीक है। तो ये पहला ड्रॉबैक हो गया। दूसरा ड्रॉबैक, दिस थ्योरी डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अ वीक एंड अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। भाई वो तो मैंने आप लोगों को सिखा दिया था कि जब आप लोग वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड मैंने आपको सिखा दिया था, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग और अनपेयरिंग करनी थी हाइब्रिडाइजेशन करते वक्त, कि कौन से इलेक्ट्रॉन अंदर के डी ऑर्बिटल में पेयरिंग कर लेंगे और कौन से नहीं कर पाएंगे। सो बेसिकली आप यहां पर एक चीज और कह सकते हैं, दैट इट डू नॉट differentiate or explains why a inner shell complex or outer shell complex is formed। ये आपको ये जरूर बताता है कि ये वाला एलिमेंट या ये फलाना फलाना एलिमेंट आउटर शेल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो आउटर शेल कॉम्प्लेक्स कैसे बना रहा है ये वो बता देगा। ये बोल देगा कि इसके अंदर के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए ये आउटर शेल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। लेकिन ये इस बात को नहीं बता पाता कि क्यों इनर शेल के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्यों इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और क्यों आउटर शेल के कर रहे हैं। या अगर कोई इनर शेल कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो ये क्या बोल देता है कि आपके इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस तरीके से और आउटर शेल का डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए इनर शेल बन रहा है। लेकिन क्यों
ऐसा क्या हो गया, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस बारे में नहीं बताता, लेकिन आप जानते हो ऐसा क्यों हो रहा है। आप जानते हो ऐसा क्यों हो रहा है, कारण मैंने आपको स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड के बारे में बता दिया था, और मैंने आपसे कहा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक इमेजिनरी, एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है। हमने इसे इमेजिन किया है, लेकिन जो स्ट्रेंथ है लिगेंड्स की, कि एक लिगेंड कमजोर है या एक लिगेंड स्ट्रांग है, वो मैंने आपको कैसे सिखाया था, वो मैंने आप लोगों को बोला था कि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है। तो एक्चुअली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिगेंड्स की स्ट्रेंथ के बारे में जानती नहीं है। अगर लिगेंड स्ट्रांग होगा तो वो अंदर के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करके अंदर के डी ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर लेगा, तो इनर शेल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अगर लिगेंड कमजोर हुआ तो अंदर के डी ऑर्बिटल पर वो अटैक नहीं कर पाएगा, वो आउटर डी ऑर्बिटल्स पर अटैक करेगा और उसके साथ में बॉन्डिंग करेगा। सो बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसके बारे में आपको नहीं बता पाती, ये हम जरूर जानते हैं, हमने चीटिंग करी है, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें इसके बारे में नहीं बताती। तीसरा क्या, वी कैनॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्सेस और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डू नॉट स्पेसिफाई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डू नॉट स्पेसिफाई वेदर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड और नॉट। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक ऐसा सॉल्ट जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसके बारे में बिल्कुल स्पेसिफिकेशन नहीं देगी कि वेदर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। आपको इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। हां, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये लिख देगी, ये लिख कर दे देगी कि हां ये वाला कंपाउंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा है, या हां ये वाला कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बना रहा है, लेकिन क्यों बना रहा है नहीं पता, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ये देता ही नहीं है। तो तीन बड़े बड़े ड्रॉबैक्स हो गए, तीन बड़े बड़े ड्रॉबैक्स हो गए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तीन ड्रॉबैक्स क्लियर हो गए, ठीक है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक, चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक जो आप लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स से पढ़ के आ रहे हो, कि जितने भी आपके ट्रांजिशनल मेटल्स होते हैं ये कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, और आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी सारे कलर्ड होते हैं। लेकिन इसने आज तक आपको इस बारे में नहीं बताया कि व्हाई योर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ये आपको कभी नहीं बताते दैट व्हाई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्स या शोस कलर। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कलर क्यों शो करते हैं, इसके बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। नॉट अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वाज गिवन अबाउट दिस। सो बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अच्छी थी, कोई परेशानी नहीं थी इसके अंदर कि यार ये बहुत बुरी है या बहुत गंदी है, छीछी है, अच्छी है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी। चलो एक नई थ्योरी की तरफ फिर चलते। भाई हमारी तो केमिस्ट्री यही सिखाती है, तू नहीं तो तू निकल, पहली फुर्सत में निकल, अपन दूसरे के पास चला जाएगा। तो अब अगली है CRYSTL, क्रिस्टल फील्ड थियरी। एक नई थियरी की तरफ चलते हैं जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थियरी। बहुत अच्छी थियरी है, समझना ध्यान से, मजा आएगा, ठीक है, डन। सो क्रिस्टल फील्ड थियरी, गाइस क्रिस्टल फील्ड थियरी को समझने से पहले मैं आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं अबाउट डी ऑर्बिटल। ध्यान से इस डी ऑर्बिटल के बारे में सारी कथा सुनेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। सो मेरे प्यारे गुलगुलो, अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें, सो डी ऑर्बिटल्स में आपको 5 टाइप के डी ऑर्बिटल्स मिलते हैं। वैसे डी सबशेल में 5 टाइप के डी ऑर्बिटल मिलते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
और डी जेड स्क्वायर। तो आपको यहां पर टोटल 5 तरीके के ऑर्बिटल्स मिलते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैं डी एक्स वाई को प्लॉट करूं, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स माइनस एक्स, अगर ये प्लस एक्स है तो ये माइनस एक्स है। बेटा ये नेगेटिव साइन का मतलब मैथमेटिकल साइन नहीं होता, ये मैथमेटिकल नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन है, या आप इसको y और y डैश भी बोल सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिर अपन एक और प्लॉट बना लेते हैं, x y के बाद अपन यहां लेते हैं y माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड, और यहां पर एक और प्लॉट ले लेते हैं, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस जेड माइनस जेड। अब ये जो पहले 3 ऑर्बिटल है डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, इनका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि डी ऑर्बिटल वैसे भी क्या होता है, बायलोब्ड डबल डंबल स्ट्रक्चर होता है। जो आपका डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इन डी ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होता है, डबल डंबल शेप, डबल डंबल। सो यहां पर एक लोब एक्स और वाई के बीच में मिलता है, दूसरा लोब एक्स और वाई के बीच में मिलता है, इसलिए इसको डी एक्स वाई बोला जाता है, यानी कि लोब एक्स और वाई के बीच में। और क्योंकि डबल लोब्ड होता है, बाय लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, तो ये इस तरीके से आपको दिखता है। तो ये डी एक्स वाई हो गया, यहां पर सारे लोब एक्स वाई के बीच में, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई और एक्स वाई, तो इसका नाम पड़ जाएगा डी एक्स वाई। यहां पर y और z है, तो यहां पर आपको सारे लोब, एक लोब यहां मिलेगा और एक लोब आपको यहां मिलेगा, तो ये सारे लोब आपको कहां मिलेंगे, डी वाई जेड के बीच में। यहां पर x और z है, तो यहां पर एक लोब एक्स जेड के बीच में, दूसरा लोब भी एक्स जेड के बीच में, तीसरा भी और चौथा भी, सारे लोब आपको x और z के बीच में मिल रहे हैं। तो यहां पर इन 3 को बोला जाएगा, ध्यान से देखो, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, इनको क्या नाम दिया जाएगा, दीज आर कॉल्ड एज नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। वाई नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं, तो क्या ये लोब वाई एक्सिस पर है? नहीं। क्या कोई लोब जेड एक्सिस पर है? नहीं। ये एक्स और वाई के बीच में है, ये x और y के बीच में है, ये y और ये x और z के बीच में। तो बेसिकली यहां पर आपके जो लोब्स है ना, ये एक्सिस पर ना होते हुए एक्सिस के बीच में है, इसलिए इनका नाम पड़ गया नॉन एक्सियल। और क्योंकि यहां पर ये तीनों ऑर्बिटल्स हैं, यहां पर ये 3 ऑर्बिटल्स हैं। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर इन सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर है। सो व्हेन when orbitals have same energy, when orbitals have same energy, they are called as degenerated, they are called as degenerated orbitals। इनको क्या बोला जाता है, degenerated orbitals। तो अभी यहां पर इन पांचों की एनर्जी बराबर होने की वजह से हमने इन पांचों ऑर्बिटल्स को एक के पास 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 एक लिखा हुआ है। सो दे आर डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। अब यहां पर क्योंकि ये तीनों ऑर्बिटल्स हैं भी एक जैसे, तो इन तीनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक्सिस का फर्क है, बाकी इन तीनों में कोई फर्क नहीं। तो इनके लिए एक नाम पड़ गया, इनको बोला जाता है T2G ऑर्बिटल्स। इनको और क्या एक नाम दिया जाता है, T2G ऑर्बिटल्स। क्यों? क्योंकि ये तीनों ऑर्बिटल्स एक जैसे ही हैं, ये तीनों नॉन एक्सियल कैटेगरी में, इन तीनों का एक भी लोब एक्स वाई और जेड एक्सिस पर नहीं है, उनके बीच में है, तो इनको लगता है T2G ऑर्बिटल। T2G का फुल फॉर्म होता है ट्रिपली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। क्या बोला जाता है इनको, ट्रिपली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। चलिए अब 2 एक्सिस और बनाते हैं। ये मैंने बनाया एक्स और वाई, तो ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई। यहां पर भी अपन ऑर्बिटल्स बने, लेकिन यहां पर हमको सिर्फ प्लस जेड की जरूरत है, माइनस जेड की जरूरत है, बाकी यहां पर एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो। नाउ
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों को देखो, एक्स स्क्वायर यानी एक लोब एक्स पर, दूसरा लोब भी एक्स पर, तो दोनों लोब्स एक्स पर होने की वजह से एक्स एक्स, इसलिए इसको लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर यानी एक्स एक्सिस पर दोनों लोब्स, और फिर वाई स्क्वायर यानी वाई एक्सिस पर भी दोनों लोब्स। तो एक डी ऑर्बिटल तुम्हारा ऐसा दिखेगा, और एक डी ऑर्बिटल का जिसका अपन नाम लिखते हैं डी जेड स्क्वायर, मतलब इसमें एक ही लोब होता है जो जेड एक्सिस पर होता है, और जो दूसरा वाला लोब होता है वो डिफ्यूज्ड होता है, मतलब बेसिकली वो कुछ होता ही नहीं है, वो ऐसा मेदू वड़े जैसा, डोनट जैसा ऐसा गोल गोल रहता है, और ये एक्स ऑर्बिटल इसके अंदर से निकल के सब घुस के ऊपर बाहर आ जाता है, ये इस तरीके से। ये समझ में आ रही प्यारे बच्चों? तो ये तुम्हारा डी जेड स्क्वायर हो गया, ये भी एक्सिस पर है। तो अब यहां पर आप देखो ये दोनों ऑर्बिटल्स के जो भी लोब्स हैं ये एक्सिस के ऊपर ही बने हुए हैं, तो इन्हें बोला जाता है एक्सियल ऑर्बिटल्स। क्या बोला जाता है? एक्सियल ऑर्बिटल्स। वाई? क्योंकि इनके एक्सिस कहां पर है? एक्सियल पर है। और इनको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज ईजी ऑर्बिटल्स। ईजी ऑर्बिटल्स। ईजी ऑर्बिटल्स क्यों बोला जाता है? इवनली जनरेटेड। क्या बोलते हैं? इवनली, EVENLY, इवनली डीजेनरेटेड, इवनली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। व्हाट डू यू मीन बाय इवनली? इवनली मतलब दो ऐसे ऑर्बिटल्स हैं, दो ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो एक्सिस के ऊपर है। तो दो ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल में से, या डी ऑर्बिटल्स में जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें से 3 नॉन एक्सियल होते हैं और 2 एक्सियल होते हैं। मतलब ऊपर ऊपर से देखने में तो आपको क्या लगेगा कि डी ऑर्बिटल में सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर है और सारे ऑर्बिटल्स एक जैसे हैं। ऊपर ऊपर से देखने में आपको यही लगेगा, लेकिन जब आप लोग और डीपर जाओगे, जब आप इसको और ज्यादा डिटेल में देखने की कोशिश करोगे, जब आप इसको और ज्यादा डिटेल में देखने की कोशिश करोगे, तब आपको क्या समझ में आएगा कि भैया यहां तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। यहां पर तो हमारे जो डी ऑर्बिटल है उनके अंदर 2 ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप ऐसा है जिसमें सारे नॉन एक्सियल है, और दूसरा ग्रुप ऐसा है जिसमें सारे एक्सियल है। एक्सियल वाले 2 होते हैं इसलिए इवनली जनरेटेड EG, और नॉन एक्सियल वाले 3 होते हैं इसलिए T2G यानी ट्रिपली डीजेनरेटेड। इसको पहले जरा नोट कर लो, इसको समझ लो, फिर अपन चलते हैं आगे, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। बट बिफोर दैट नोट इट डाउन। और मर हापुस आमो, आय हाय हाय हापुस पुस पुस पुस। अब प्यारे बच्चों, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है? आओ जरा इसके बारे में बात करें। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है? आओ जरा इसके बारे में हम लोग बात करें। चलिए अब हम एक एक करके हमारे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो भी पोस्टुलेट्स हैं, उन पोस्टुलेट्स को हम एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, लिगेंड्स एंड मेटल। मेटल कौन सा आपका? सेंट्रल मेटल एटम। तो लिगेंड्स एंड मेटल्स are considered as a point charge। आपको आपके लिगेंड्स को और आपके मेटल को एक पॉइंट चार्ज मानना है। पॉइंट चार्ज मतलब एक चार्ज, मेटल +1 चार्ज, लिगेंड -1 चार्ज, लाइकवाइज सिर्फ चार्ज मानना है। दूसरा, there is only ionic attraction, or we can say electrostatic, only electrostatic force of attraction. There is only an electrostatic force of attraction between central metal atom and ligand. That is, there is
there is no transfer or placement, that there is no transfer or placement of lone pair of electrons by ligands into the vacant d orbital of central metal atom. ठीक है, neither any intermixing, neither there is any intermixing of orbitals takes place. क्या बोला मैंने, इस पॉइंट को मैं आपको ध्यान से एक्सप्लेन करता हूं. देखो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि आपका मेटल और लिगेंड एक पॉइंट चार्ज है. दूसरा, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में सिर्फ आयोनिक अट्रैक्शन होता है. आयोनिक अट्रैक्शन को क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. इसका मतलब क्या होता है कि आपका मेटल और लिगेंड्स अपोजिटली चार्ज्ड होने चाहिए. और हम लोग सब जानते हैं कि यूजुअली हमारे जो मेटल्स होते हैं दे आर वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर्स, तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गए. तो आपका जो मेटल है इसको आप पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मानोगे, तो आपका लिगेंड नेगेटिव हो जाएगा. मैं अभी इसका पॉइंट दिखाऊंगा. तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे. यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी तक हम लोग समझते थे कि जो लिगेंड्स होते हैं वो अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं और अपने लोन पेयर को मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में रखते हैं. जो आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने सिखाया था, उसने क्या सिखाया था कि पहले मेटल का जो वैलेंस शेल है उसके ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में लिगेंड्स आकर अपना लोन पेयर रखेगा. लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होता. तो पॉइंट नंबर 2 में इसने पूरी तरीके से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अपोजिट बात कह दी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरह यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता. मेटल और लिगेंड के बीच में सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, और कुछ नहीं होता. कोई लिगेंड अपना लोन पेयर मेटल के अंदर नहीं रखता, ना ही मेटल का ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में जाता है. क्या बात समझ में आ गई. तीसरा पॉइंट जो कि बहुत जरूरी पॉइंट है, लिगेंड्स may be anionic, ligands may be anionic, ligands may be anionic. anionic बोले तो negatively charged, or if ligands are nuclear, if ligands are neutral, अगर आपका ligands neutral है, then they are considered as dipole. For example, Cn negative ligand है. Cn negative कैसा है, नेगेटिव लिगेंड है. OH नेगेटिव लिगेंड है. F नेगेटिव लिगेंड है. लेकिन अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर तो एक न्यूट्रल लिगेंड होता है. तो फिर यहां पर हमें ध्यान रखना होगा कि जो वाटर है इसके एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज और एक एंड पर नेगेटिव होता है, तो ये पोलर है. मतलब इसके एक एंड पर नेगेटिव चार्ज होगा और एक एंड पर पॉजिटिव होगा. तो हमारा जो लिगेंड है, हमारे लिगेंड का जो नेगेटिव वाला पार्ट है, फिर वो नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा. और मेटल तो आपका पॉजिटिवली चार्ज है ही. सेंट्रल मेटल एटम इज ऑलवेज अ पॉजिटिव चार्ज पॉइंट, पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉइंट. तो आपका लिगेंड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉइंट है. अब इस पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉइंट की तरफ जो लिगेंड आ रहा है वो तो पक्का नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, क्योंकि मेटल तो हमेशा पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से.
तो अगर लिगेंड नेगेटिवली चार्ज है तो इन दोनों में अट्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर लिगेंड न्यूट्रल है तो क्या करोगे? तो ध्यान रखना, फिर आपके लिगेंड में आपको डाइपोल ढूंढना पड़ेगा, जैसे हमने वाटर में ढूंढा, जैसे आप अमोनिया में भी देख सकते हो। अमोनिया भी एक तरीके का न्यूट्रल लिगेंड है, अमाइन। तो यहां पर एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एंड पूरा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो अब अमोनिया का ये वाला पार्ट नेगेटिव पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। तो या तो आपके लिगेंड में डाइपोल हो, डाइपोल में कौन सा वाला पार्ट काम करवाना है? नेगेटिव वाला पार्ट, यानी यहां पर ये वाला, यहां पर ये वाला, और सेंट्रल मेटल एटम में आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो या तो आपका लिगेंड नेगेटिवली चार्ज हो, और अगर न्यूट्रल हो तो उसमें डाइपोल हो। ये 3 पॉइंट जरा अच्छे तरीके से नोट कर लो, लाड लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आराम से नोट कर लो, ठीक है? आगे बढ़े, तीनों पॉइंट्स नोट कर लिए? आहा, ओ मारी गुमराने। चले, अभी शादियों का मौसम चल रहा है ना, तो आए दिन ये गाना सुनने को मिलता है। हेलो 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 हेलो, चेक 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 चेक, 1 1 1 1, पा 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 पा, ऐसा बजता रहता है। क्या करूं मैं, क्या करूं, दिमाग में बैठ जाता है। पॉइंट नंबर 4, प्यारे बच्चों, इफ ligands approaches central metal atom in a symmetrical way, its d orbital remains degenerated, but in most of the cases there is an unsymmetrical field produced by ligands. There is an unsymmetrical field produced by ligands on the central metal atom, causes the loss of degeneracy and splitting of d orbital। अब बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से मेरी बात सुनना। पहले इस पॉइंट को पढ़ लो, फिर मेरी बात ध्यान से सुनना। हैव अ लुक एट दिस पॉइंट। इमेजिन करना, ये तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम है। अगर लिगेंड्स इसको सिमेट्रिकल तरीके से अप्रोच करें, सिमेट्रिकल मतलब अगर एक लिगेंड यहां से आ रहा है तो दूसरा लिगेंड यहां से आए, तीसरा लिगेंड यहां से आ रहा है तो चौथा लिगेंड यहां से आए, पांचवा लिगेंड यहां से आ रहा है तो छठा लिगेंड यहां से आए, मतलब एक प्रॉपर तरीके से, एकदम सिमेट्रिकल तरीके से अगर इसको अप्रोच करेगा लिगेंड, तब आपका डी ऑर्बिटल, जो आपके सेंट्रल मेटल एटम में जो डी ऑर्बिटल होता है, वो डीजेनरेटेड का डीजेनरेटेड ही रहेगा, डीजेनरेटेड का डीजेनरेटेड ही रहेगा। व्हाट डू यू मीन बाय डीजेनरेटेड? dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये पांचों ऑर्बिटल्स अपनी पहले जैसे फॉर्म में ही रहेंगे, पांचों की एनर्जी बराबर रहेगी, पांचों मिलकर रहेंगे। लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि इन 5 डी ऑर्बिटल में से 3 ऐसे हैं जो नॉन एक्सियल हैं और 2 ऐसे हैं जो एक्सियल हैं। तो अगर लिगेंड्स इन पर आकर बराबरी से अट्रैक्शन करें, मतलब इन पांचों डी ऑर्बिटल्स को इक्वल तरीके से ट्रीट करें, तब तो इनके बीच में कोई दरार नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है।
इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो लिगेंड आते हैं वो अनसिमेट्रिकल फॉर्म में आते हैं। मतलब कैसे? जैसे मान लो ये तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम है, अब इसके तो 6 एक्सिस है, एक्स माइनस, प्लस वाई माइनस वाई, प्लस जेड माइनस जेड। अब ये 6 एक्सिस में से जो तुम्हारा 4 लिगेंड्स है यार, वो हो सकता है कि इन दोनों एक्सिस के बीच में से आ जाए, एक यहां से आ जाए, एक यहां से आ जाए, एक यहां से आ जाए और एक यहां से आ जाए। तो अब इस वाले केस में क्या हुआ, ये जो लिगेंड आया ये एक्स और वाई के बीच में आ गया, यानी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स और ये ऊपर जो निकल रहा है ये वाई, तो लिगेंड यहां बीच में आ गया। तो अब यहां पर क्या हुआ, लिगेंड किसकी तरफ आया, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल की तरफ। यानी यहां पर लिगेंड ने किसको अप्रोच करा, नॉन एक्सियल लिगेंड को अप्रोच करा। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल एटम को ऊपर से और नीचे से प्रॉपर एक्सिस पर आकर अटैच करे, सामने से और पीछे से आकर प्रॉपर एक्सिस पर अटैच करे। तो यहां पर आपका लिगेंड क्या कर रहा है, नॉन एक्सियल वाले ऑर्बिटल को छोड़कर एक्सियल वाले ऑर्बिटल पर अटैक कर रहा है। मतलब यहां पर यही केस पॉसिबल है भाई, दो ही केस हो सकते हैं ना, या तो आपका लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम पर प्रॉपर एक्सिस के ऊपर ही आकर अटैक करे, अगर एक्सिस पर अटैक करेगा तो वो नॉन एक्सियल वाले डी ऑर्बिटल बुरा मान जाएंगे कि क्यों भैया हमने क्या गलती करी, हमारी तरफ क्यों नहीं आया तू, हम तेरे से नाराज। या तो आपका लिगेंड नॉन एक्सियल वाली पोजीशन से आ जाए, यानी एक्स और वाई के बीच में आ जाए, एक्स और जेड के बीच में आ जाए, एक्स और वाई के बीच में आ जाए, वाई और जेड के बीच में आ जाए। तो अब कौन बुरा मान जाएगा, एक्सियल वाला, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, क्यों भैया तू हमारे पास क्यों नहीं आया, हम तेरे से नाराज। तो अगर आपका लिगेंड अनसिमेट्रिकल तरीके से अटैक करेगा तब एक्सियल ऑर्बिटल्स यानी T2G वाले डी ऑर्बिटल्स और EG वाले डी ऑर्बिटल्स यानी कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये दोनों टाइप के ऑर्बिटल्स एक दूसरे से नाराज होकर अलग हो जाएंगे, जिसे बोला जाता है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। और जब ये डी ऑर्बिटल एक दूसरे से अलग होंगे तब इनकी डीजेनेरेसी का भी लॉस हो जाएगा। डीजेनेरेसी का लॉस क्यों हो जाएगा, इसके पीछे क्या कारण है भाई, अगर आपका लिगेंड नॉन एक्सियल वाले ऑर्बिटल्स को अप्रोच करेगा तो नॉन एक्सियल वालों की एनर्जी बढ़ा देगा। क्यों, क्योंकि लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है तभी वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, और तुम्हारा जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन रखे हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन और आपके लिगेंड का इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इससे दोनों की एनर्जी बढ़ने लगेगी, और जब एनर्जी बढ़ने लगेगी तो डी ऑर्बिटल में डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, इसलिए वो अलग हो जाएगा। तो अब आपके डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स की एनर्जी ज्यादा हो गई और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी कम हो गई। या दूसरा केस ले लो, आपका लिगेंड आया और उसने डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर पर अटैक करा, तो अब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो और आपके लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे को अब क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अब आपके डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी बढ़ जाएगी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स की कम हो जाएगी, तो फिर ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो लॉस ऑफ डीजेनेरेसी क्यों होगी, क्योंकि दोनों टाइप के ऑर्बिटल्स की एनर्जी में डिफरेंस आ जाएगा। दोनों टाइप के ऑर्बिटल्स की एनर्जी में जैसे डिफरेंस आएगा दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ये तीन अलग हो जाएंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये दोनों अलग हो जाएंगे, एंड इसको बोला जाता है लॉस ऑफ डीजेनेरेसी और स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पॉइंट को जरा बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देख लो, देख लो इसको अच्छे तरीके से, ठीक है, पक्की बात। अच्छा अब एक पॉइंट ध्यान रखना, द लॉस ऑफ डीजेनेरेसी एंड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो कभी आपसे पूछा जाए दैट व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, यानी कि CFS
तो आप बोलेंगे व्हेन अ लिगेंड अप्रोचेस अ सेंट्रल मेटल एटम इन एन अनसिमेट्रिकल वे, देन देयर इज अ लॉस ऑफ डीजेनेरेसी एंड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल एंड इट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? क्या बात समझ में आ गई? तो ये हैं आपके चार पोस्ट्यूलेट, चार इंपॉर्टेंट पोस्ट्यूलेट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के। इसको जरा बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से नोट कर लो। फिर हम देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, कैसे डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी होती है, कैसे लिगेंड अप्रोच करता है। अपन इसको विजुअलाइज करके देखेंगे। जल्दी से इसको नोट करो लाड लो। चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हो गया इतना चीज क्लियर? तो गाइज यहां पर हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जितने भी पोस्ट्यूलेट्स थे वो हम लोगों ने देख लिए। अब जरा प्रैक्टिकली इस चीज को करके देखते हैं। अब जरा हम लोग इस चीज को थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पर ले जाकर देखते हैं कि यार किस तरीके से ये जो चीज है ये यहां पर काम कर रही है। ठीक है, किस तरीके से काम करी देखो। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कौन से कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ रहे हैं हम लोग? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर पढ़ रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नाउ गाइस देखिए क्या होता है, अगर हम एक ऑक्टाहेड्रल बनाने की कोशिश करें, एक ऑक्टाहेड्रॉन अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो ये 3 पॉइंट्स ऐसे रहते हैं, देन ये 3 पॉइंट्स इसके अपोजिट डायरेक्शंस में रहते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट इससे कनेक्टेड होता है, 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 और ये इससे और ये इससे कनेक्टेड होता है। तो ये आपका बेसिकली एक ऑक्टाहेड्रॉन बन गया। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? पक्की बात? नो प्यारे बच्चों, अगर आप यहां देखें तो ये बनता है वाई एक्सिस, ये बनता है एक्स एक्सिस, और ये अंदर, ये इसको होना चाहिए ये अंदर, और ये बाहर की तरफ ये आता है जेड एक्सिस। मतलब जब कभी भी एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो कुछ इस तरीके के आपको एक्सिस दिखते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा और बेटर तरीके से अगर मैं एक्सप्लेन करूं, चलिए तो अब हम लोग यहां पर एक काम करते हैं, एक क्यूब बनाकर देख लेते हैं। एक क्यूब बनाकर देख लेते हैं। ये मैंने एक क्यूब बनाया, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। अब प्यारे बच्चों मान लो ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, तो ये एक्स एक्सिस जा रहा होगा, ये वाई एक्सिस जा रहा होगा, और ये बाहर की तरफ जेड एक्सिस आ रहा होगा। आप इमेजिन कर पा रहे हो एक्सिस को? आप एक्सिस को समझ पा रहे हो? तो मान लो ये क्यूब आपका सेंट्रल मेटल एटम है, मान लो ये क्यूब आपका सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, तो यहां पर मैंने बनाया एक सेंट्रल मेटल एटम, ये एम। अब मैं इसको गोल बना देता हूं। अब इस एम पर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये आपका जेड एक्सिस, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है। अब प्यारे बच्चों जब कभी भी जो लिगेंड्स आएंगे, जो भी आपके लिगेंड्स आएंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड्स आएंगे? 6। आप सब ये बात जानते हो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड्स अटैक करते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो लिगेंड्स देखो किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, लिगेंड्स आप देखो किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। लिगेंड्स सारे के सारे एक्सिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, यानी ये इस तरीके से आ रहे हैं कि इनका पूरा अटैक किस पर हो? एक्सिस के ऊपर हो। मतलब लिगेंड्स आकर मेटल के एक्सियल पोजीशन पर अटैक कर रहे हैं।
मतलब अगर आपका ये सेंट्रल मेटल एटम है तो एक लिगेंड यहां पर आ रहा है तो एक लिगेंड यहां पर आ रहा है, तो ये एक्स पर अगर आ रहा होगा तो ये एक्स डैश पर आ रहा होगा। अगर एक लिगेंड यहां से आ रहा है तो एक लिगेंड यहां से आ रहा होगा। तो अगर ये लिगेंड वाई पर है तो ये लिगेंड वाई डैश पर है। फिर एक लिगेंड अगर यहां पर इस तरीके से आ रहा होगा जेड डैश पर, तो एक लिगेंड यहां पर आ रहा होगा और कहां पर अटैक कर रहा होगा, ये लिगेंड जेड के ऊपर, ये जेड पर अटैक कर रहा होगा। क्या बात समझ में आ रही है? सो बेसिकली यहां पर आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है जो लिगेंड से घिर रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 6 लिगेंड्स है जो तुम्हारे, ये लिगेंड्स को जो आपके जो लिगेंड्स है ये आपके सेंट्रल मेटल एटम को जो ये आकर घेर रहे हैं, ये कौन से पोजीशंस पर आकर घेर रहे हैं, ये एक्सियल पोजीशन पर आकर घेर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? तो लिगेंड्स का अटैक क्लियर हो गया। यहां पर आपके सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड्स कहां पर आकर अटैक कर रहा है, बिल्कुल एक्सियल पोजीशन पर। और हम लोग ऑलरेडी एक बात सीख चुके हैं कि जो लिगेंड्स के, ये जो आपके लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो आपके सेंट्रल मेटल एटम के जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विल फील रिपल्शन फ्रॉम ईच अदर। इनके बीच में क्या होने लगेगा, रिपल्शन होने लगेगा एक दूसरे की वजह से। मतलब ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन इस सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल से, ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन इस सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल से, वैसे ही हर लिगेंड के इलेक्ट्रॉन इस सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के करीब आने की वजह से रिपल्शन कॉज करने लगेंगे एक दूसरे को, और रिपल्शन की वजह से इस सेंट्रल मेटल एटम का जो डी ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो अब मैं यहां पर ये वाली चीज रब करके, ये वाला पोर्शन में रब करके एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं जिसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, तो ये आपकी एनर्जी बना दी मैंने, नीचे से ऊपर की ओर आपकी एनर्जी ऊपर की ओर बढ़ रही है। ठीक है, दिस इज योर एनर्जी। नाउ शुरुआत में जब तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम था तो 1 2 3 4 और 5 ये आपके डी ऑर्बिटल नॉर्मल फॉर्म में थे, यानी किस फॉर्म में थे, डीजेनरेटेड फॉर्म में थे, आराम से थे, बिना डीजेनरेट हुए थे। जैसे ही लिगेंड्स ने इनको अप्रोच करना स्टार्ट करा, जैसे लिगेंड्स ने इनकी तरफ आना शुरू करा, इनके साथ में आयोनिक अट्रैक्शन करना स्टार्ट करा, आपके डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ में रिपल्शन होने लगा। मतलब आपके डी ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो गई। सो डी ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब जब सारे लिगेंड्स ने आकर इन एक्सियल पोजीशंस पर अटैक किया, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सब जानते हो कि इन 5 ऑर्बिटल्स में से 2 ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जो एक्सियल वाले होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो इनके साथ ज्यादा रिपल्शन फील हो रहा होगा इनको। क्यों? क्योंकि लिगेंड्स आकर सीधे इनके माथे पे अटैक कर रहे हैं। भाई मान लो अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम है और ये उसका डी एक्स है, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये एक्स ये एक्स ये वाई ये वाई, ये आपके सेंट्रल मेटल एटम का डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो एक लिगेंड यहां से आ रहा है, एक लिगेंड यहां से आ रहा है, एक लिगेंड यहां से आ रहा है और एक लिगेंड यहां से आ रहा है। तो सीधे लिगेंड तो इनके सर पर ही आके अटैक कर रहे हैं, तो इनमें जो रिपल्शन होगा वो ज्यादा होगा। तो ज्यादा रिपल्शन की वजह से इनकी एनर्जी बढ़ गई। और आपके जो नॉन एक्सियल वाले हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इनकी एनर्जी कम होने की वजह से ये थोड़े से अलग हो गए, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। तो इस प्रकार आपका डी ऑर्बिटल क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, स्प्लिट हो गया। मतलब अब आप यहां पर देखो आपके डी ऑर्बिटल की एक समय जो एवरेज एनर्जी थी इन ऑर्बिटल्स की, इनको क्या बोलते हैं, T2G। तो यहां पर T2G ऑर्बिटल की एनर्जी इतने से कम हो गई, और वहीं पर आपके इन एक्सियल वालों की यानी कि EG ऑर्बिटल की एनर्जी इतने से बढ़ गई। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? और जब एक्सपेरिमेंटेशंस किए गए तो यह देखा गया कि इसकी एनर्जी 2/5 से बढ़ी। व्हाट डू यू मीन बाय 2/5? 5 ऑर्बिटल्स में से
5 ऑर्बिटल्स में से, सॉरी इट शुड बी 3/6, 5 ऑर्बिटल्स में से इन 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी इन 3 ऑर्बिटल से ज्यादा है। 5 ऑर्बिटल्स में से इस Eg की एनर्जी इन 1, 2 और 3 ऑर्बिटल से ज्यादा है, तो इसको +0.6 भी लिख सकते हैं। वहीं पर इसकी एनर्जी कितने से कम हो गई, -2/5 से और -0.4 से। वाई माइनस, क्योंकि कम हो गई, और 0.4 या 2/5 क्यों, वो इसलिए क्योंकि इन 5 ऑर्बिटल की एनर्जी इन 2 ऑर्बिटल्स के मुकाबले कम हो गई। इन 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी इन 2 के मुकाबले कम हो गई, इसलिए इसको -2/5 भी लिखा जा सकता है। समझ रहे बात को? एक बार जरा तो ऑब्जर्व करो प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या हुआ, बहुत इजी है, मतलब कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। लिगेंड्स ने क्या करा, आपके सेंट्रल मेटल एटम को एक्सिस पर जाकर अटैक करा। अब जब एक्सिस पर अटैक करा तो आपके सेंट्रल मेटल एटम का जो डी ऑर्बिटल था, वो डी ऑर्बिटल 2 प्रकार का होता है, एक्सियल और नॉन एक्सियल। तो क्योंकि लिगेंड्स ने एक्सियल पर अटैक करा, एक्सियल वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा हो गई, क्योंकि उनमें रिपल्शन ज्यादा हुआ। रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से उसकी एनर्जी बढ़ गई, तो एनर्जी ज्यादा होने की वजह से Eg और T2G अलग अलग हो गए, और Eg ऊपर चला गया और बेचारे T2G की एनर्जी कम हो गई। दिस इज कॉल्ड एज स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। इसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब गाइस एक टर्म आपके सामने आ रही है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या मतलब होता है, इट इज नथिंग बट द डिफरेंस, इट इज नथिंग बट द डिफरेंस इन द एनर्जीज, इट इज नथिंग बट द डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ Eg एंड T2G। ये Eg और T2G के बीच की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय डेल्टा नॉट, इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय डेल्टा नॉट। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। डेल्टा नॉट यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू 10 dq। What do you mean by dq? That is differentiation of energies between quantas, between quantas। इसका क्या मतलब है, एक्चुअली मेरे प्यारे बच्चों आप ये जो सब देख रहे हो, ये आप सब लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देख रहे हो, मतलब आप इसको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके देख रहे हो, आप इसके अंदर एक्सरेज या रेडिएशन का इस्तेमाल करके देख रहे हो। तो आपने क्लास 11 में पढ़ा था कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोटे छोटे क्वांटाज या छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में चलता है। तो बेसिकली डी क्यू का मतलब होता है दो एनर्जी पैकेट्स के बीच में कितनी डिफरेंस है। सो उसको डी क्यू मतलब एक तरीके की यूनिट है। आप क्या याद रखना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी की यूनिट क्या है, डी क्यू। क्या यूनिट है, डी क्यू, डिफरेंशिएटिंग क्वांटास, और डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 10 डी क्यू। अब गाइज यहां पर आपके सामने बहुत जरूरी क्वेश्चन आ सकता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी यानी डेल्टा नॉट की वैल्यू कैसे निकाली जाए। सो मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसका फॉर्मूला बहुत बेसिक सा है। ये वैल्यू माइनस से कम हो रही है, आई मीन ये वैल्यू नेगेटिव हो रही है। सो -4 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि -4 ब्रैकेट में NeG यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द Eg ऑर्बिटल प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द T2G ऑर्बिटल मल्टीप्लाई बाय डी क्यू। बस कितना इजी फॉर्मूला है। सर यहां पर आप -0.4 लिख रहे हो, सर यहां पर आप +0.6 लिख रहे हो, यहां पर 6 और यहां पर 4 कैसे। मेरे प्यारे बच्चों ये सिखाया ना मैंने आपको, डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 10 डी क्यू। तो यहां पर जो डी क्यू था इसका 10 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10 4 हो गया, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 10 6 हो गया। तो ये आपका
क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला हो गया। क्या मेरे प्यारे बच्चों इस फॉर्मूले के अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G एंड ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब बस आपको ये देखना है कि ये जो Eg है जिसकी एनर्जी 0.6 से बड़ी है, ये जो Eg है जिसकी एनर्जी 0.6 dq से बड़ी है, इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, और जिसकी एनर्जी -0.4 से कम हुई है, इस T2G में कितने और इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनकी वैल्यूज रखोगे जो आपको नेट वैल्यू मिलेगी वो होगी आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। क्या ये बात समझ में आ गई भाई? बहुत इजी कॉन्सेप्ट चल रहा है, बहुत इजी तरीके से चल रहा है, कोई चिंता करने वाली, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे चले, चलो वेरी गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों आपने ये बहुत बेसिक सी बातें सीख ली कि जब कभी भी आपके सेंट्रल मेटल एटम पर लिगेंड्स एक्सिस के ऊपर अटैक करेंगे, आपका जो सेंट्रल मेटल एटम का डी ऑर्बिटल है वो इस तरीके से स्प्लिट होगा, Eg ऊपर T2G नीचे। फिर से हम लोग डायग्राम बनाएंगे, 1 2 3 4 5, इनकी एनर्जी बढ़ी, 1 2 3 4 5, यानी आपका जो डी ऑर्बिटल है dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, अभी ये कौन से फॉर्म में? अपने आइसोलेटेड फॉर्म में। फिर क्या हुआ, लिगेंड्स ने इनको अप्रोच करा, लिगेंड्स ने इनको अप्रोच करा तो लिगेंड्स की वजह से इसकी एनर्जी बढ़ गई, और उसके बाद जब ज्यादा ही करीब आ गया, जब ये बहुत ज्यादा क्लोज आ गया, घुस गया इसमें, तब ये डी ऑर्बिटल को स्प्लिट कर देगा। ये T2G होंगे, यानी कि ये dxy dyz और dzx, ये तीनों की एनर्जी बराबर होगी, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, इनकी एनर्जी बराबर होगी, ये होंगे Eg। अब गाइज यहां पर एक बात ध्यान रखना, एक नई एनर्जी मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, एक नया टर्म मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज पेयरिंग एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज पेयरिंग एनर्जी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पेयरिंग एनर्जी? जब कभी भी आप इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को रखते हो तो इलेक्ट्रॉन्स को रखने के बाद आपको उनको पेयर करना होता है। हम लोग सब जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो जब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की हम पेयरिंग करते हैं उस समय जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या इनके पेयरिंग हो जाने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज पेयरिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज कॉल्ड एज पेयरिंग एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ में आ गई? नाउ लेट्स डिस्कस केस नंबर 1। प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से सुनना, आपने इलेक्ट्रॉन्स रखे, एक इलेक्ट्रॉन T2 dxy में रखा, दूसरा इलेक्ट्रॉन dyz के अंदर रखा, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रखा। नाउ होता क्या है, ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू आफ्बाउ प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू आफ्बाउ, हुंड्स एंड पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड पाउलीज प्रिंसिपल। समझ रहे बात को? हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हुंड्स, आफ्बाउ और पॉलीज प्रिंसिपल के हिसाब से हम देख रहे हैं कि आपके सेंट्रल मेटल एटम में कितने एटम्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे मान लो साइंस टीचर, मान लो कोबाल्ट, कोबाल्ट +3 27, सो 4s के अंदर खाली रहेगा, 1 2 3 4 पै 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 पै, ये हो गया कोबाल्ट +3। भाई टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। अब हमने क्या करा, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिए और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिया, तो ये 27 हो गया। समझ रहे? चलो हम लोग एक काम करते हैं, ये ना लेते हुए हम एक ऐसा एटम लेते हैं जिसमें हमको सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं।
तो 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 और 7, हमको यहां 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हम चलो यहां पर मैग्नीज ले लेते हैं। आई थिंक मैग्नीज 25 हमारे लिए बेटर ऑप्शन है। तो 19 20 21 22 23 24 25 26, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया और यहां से, हाँ ये देखो जैसे मैग्नीज है। अब प्यारे बच्चों मान लो आपका सेंट्रल मेटल एटम जो मैंने लिया, ये कौन सा लिया, मैग्नीज, जिस पर +3 चार्ज है। अब इसके 4 इलेक्ट्रॉन से डी ऑर्बिटल में, तो भाई डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहां भरने पड़ेंगे ना। भले ही आपके डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग हो गई हो, भले ही आपका डी ऑर्बिटल में ईजी की एनर्जी एवरेज से ज्यादा हो गई हो, कितनी, +0.6 से ज्यादा हो गई हो, और इसकी एनर्जी -0.4 से कम हो गई हो, लेकिन हमको इलेक्ट्रॉन तो फिर भी भरने पड़ेंगे ना दादा, समझ रहे हो। तो केस नंबर 1, T2G के अंदर ऐसा लिखना पड़ेगा, T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स और Eg के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, ये वापस से हुन्स रूल के हिसाब से पेयरिंग करने की बजाय ये कहां घुस गया, ये Eg में घुस गया। अब जरा 2 सेकेंड के लिए बिल्कुल शांति से अपने ध्यान को कंसंट्रेट करके मुझे बताओ कि अभी तक तो ये डी ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर थी, तो एक इलेक्ट्रॉन dxy में, एक इलेक्ट्रॉन dyz, dzx, dx² - y² और dz² आपका खाली था। भाई जब एनर्जी बराबर होगी तब तो इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, लेकिन अब एनर्जी बराबर नहीं रही। अब क्या हुआ, इन 3 ऑर्बिटल की यानी कि dxy, dyz और dzx की एनर्जी कम हो गई, और ये जो 2 ऑर्बिटल हैं dx² y² और dz² यानी Eg वाले, इनकी एनर्जी बढ़ गई। तो अफबाउ क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स को इस प्रकार भरो कि पहले लोअर एनर्जी वाला भर जाए फिर हायर एनर्जी वाला भरे, और हुन्स कहता है कि पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल को हाफ फिल्ड कर दो, फिर आप उसी की पेयरिंग करो। दैट मींस टेक्निकली कायदे से यह होना चाहिए था कि ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, अब ये इसमें ना भराते हुए इसमें भर जाए ताकि इसकी पेयरिंग हो जाए अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। पहले ये सब बराबर थे तो सब में इलेक्ट्रॉन एक एक थे, लेकिन अब बराबर नहीं रहे ना, अब तो स्प्लिटिंग हो गई, अब तो सब बर्बाद हो गया। तो अब ये बराबर नहीं रहे, अब तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, मतलब T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और Eg में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये सिचुएशन अब यहां पर क्रिएट हो गई। तो मेरा आप लोगों से यह सवाल है कि ऐसा कैसे हुआ। सो बस मेरा सवाल आप लोगों से यही है, मेरा सवाल आप लोगों से यही है कि जब T2G और Eg की एनर्जी में फर्क आ गया, तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ये टेक्निकली अफबाउ, हुन्स और पॉली के हिसाब से यहां आना चाहिए था, लेकिन यहां ना आते हुए ये ऊपर क्यों चला गया, मतलब Eg में इलेक्ट्रॉन कैसे आ गया। सोचो सोचो जरा सोचो, मुझे क्या हुआ। इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम सोचे कि तुझे क्या हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, अब क्योंकि ये सिनेरियो दिख रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया है, तो हमें इस इलेक्ट्रॉन से बात करनी पड़ेगी कि तू वहां पहुंचा कैसे। तो ये बोलेगा कि भैया आपकी जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी यानी कि डेल्टा नॉट है, वो बहुत छोटी है एज कंपेयर्ड टू पेयरिंग एनर्जी। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम यहां रख देते तो इनकी पेयरिंग करानी पड़ती, सो पेयरिंग कराने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती, तो वो एनर्जी हमें बहुत ज्यादा लगी एज कंपेयर टू क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन ने डिसाइड किया कि भैया मैं तो यहां चले जाता हूं। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी बहुत कम है, यानी इस Eg और इस T2G के बीच का जो गैप है, इस T2G और Eg के बीच का जो गैप है, ये गैप बहुत ज्यादा छोटा है, ये गैप बहुत ज्यादा कम है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए
तो इस इलेक्ट्रॉन को कभी लगा ही नहीं कि ये तीनों और ये दोनों ऑर्बिटल्स अलग हो गए। उस इलेक्ट्रॉन ने क्या देखा? उस इलेक्ट्रॉन ने देखा कि हां ये तीनों अलग हो गए, dxy dyz dzx, और ये दोनों अलग हो गए। फिर उसने देखा कि हुन्स और आफबाउ की बात मानते हुए अगर मैं यहां बैठ जाऊं और यहां पर अगर मैं पेयरिंग कर लूं तो पेयरिंग करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी लगेगी? उसने देखा बाप रे, पेयरिंग करने के लिए तो बहुत एनर्जी लग रही है, तो क्या मैं इतनी एनर्जी वेस्ट करूं? तो इसने सोचा 1 मिनट रुकते हैं। फिर इसने नजर दौड़ाई क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी पर। तो इलेक्ट्रॉन ने सोचा कि यार ये तो बहुत कम है, मतलब अगर मैं थोड़ी सी एनर्जी लगाऊं तो मैं आराम से जंप करके इस अकेले ऑर्बिटल में जाकर एकदम ठाट बाट से रह सकता हूं। तो उसने क्या करा? उसने सोचा कि बहुत सारी एनर्जी खर्च करने के बाद यहां पर पेयर होकर बैठ के गुत्थम गुत्थी में बैठने का कोई मतलब नहीं है, बेवकूफी है। इसीलिए अपन तो थोड़ी सी एनर्जी खर्च करो। अच्छा, यहां पर एनर्जी भी ज्यादा लग रही है, मतलब पेयरिंग होने में एनर्जी भी ज्यादा लग रही है और कंफर्ट भी नहीं है, और यहां पर एनर्जी भी कम है और कंफर्ट भी ढेर सारा है। तो ये ज्यादा एनर्जी खर्च करने के मुकाबले कम एनर्जी खर्च करेगा और जंप करके यहां बैठ जाएगा। तो ध्यान रखना, जब कभी भी आपके पास में कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है और उस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, मतलब अगर आपका T2G हाफ फिल्ड होता है और Eg के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग दिखाई देती है, T2G के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट हो जाए, मतलब आप क्या समझेंगे कि भैया इलेक्ट्रॉन जंप करके पहले यहां पर बैठना पसंद कर रहे हैं, यानी पहले सारे इलेक्ट्रॉन्स आधे 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 भर जाएंगे, फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा तो फिर इनकी पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो इनकी पेयरिंग कैसे स्टार्ट होगी? जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन और यहां आ गया, अब जो छठा इलेक्ट्रॉन आएगा अब वो वापस से यहां पर पेयर होगा, क्योंकि अब पेयरिंग करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि अब हमारे पास में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन इस छठे इलेक्ट्रॉन के पहले जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो सब अनपेयर्ड होकर अकेले बैठना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कम है। इसका मतलब क्या है? देयर इज अ वेरी लिटिल गैप, देयर इज अ वेरी लिटिल गैप बिटवीन Eg एंड T2G। आपके Eg और T2G के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा कम है। समझ पा रहे हो बात को? मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या इतनी चीज क्लियर हुई? अब मेरी एक बात का और जवाब दो। देखो अब और एक लेवल नीचे उतरते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया कि आपके T2G और Eg के बीच का एनर्जी का गैप बहुत कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां नहीं यहां चला गया। मतलब हम लोग मैग्नीज की बात कर रहे हैं, हम कोई मैग्नीज का कोऑर्डिनेशन सॉल्ट बना रहे थे और मैग्नीज का पुराना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s और 3d ऐसा था, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन था इनकी स्प्लिटिंग के बाद भी Eg में चला गया। ठीक है, चलेगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये स्प्लिटिंग हुई किसकी वजह से? लिगेंड की वजह से। मतलब लिगेंड आया, सेंट्रल मेटल एटम पर एक्सियल पोजीशन पर अटैक किया और आपके d ऑर्बिटल को स्प्लिट किया। लेकिन वो इसके बीच में जो गैप था, यानी ये Eg और T2G के बीच का जो गैप था, इस गैप को क्या वो बहुत बड़ा कर पाया? नहीं, इस गैप को वो ज्यादा बड़ा नहीं कर पाया। मतलब उसने T2G और Eg को अलग कर दिया, लेकिन कितना अलग किया? ये जरा सा, बस ये इतना सा डिफरेंस आया, और ये डिफरेंस इतना छोटा है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके Eg में पहुंच गया। इलेक्ट्रॉन आया और जंप करके Eg में चला गया। मतलब सोच रहे हो कितना कम गैप है। तो एक बात बताओ, लिगेंड्स डिस्ट्रॉय तो कर रहा है डिजेनरेसी को, इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी को सेपरेट करके Eg और T2G को अलग तो कर रहा है, लेकिन इनके बीच का गैप कितना है? कम है। तो गैप कम होने का मतलब क्या है? लिगेंड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग या वीक? यस, यहां पर ड्यू टू द वेरी स्मॉल गैप, ड्यू टू द वेरी स्मॉल गैप
between Eg and T2G, we can say that the ligand is a weak field ligand. ये जो ligand है ये कैसा ligand होगा? ये weak field ligand होगा, ये ligand कमजोर होगा, इस ligand के पास में ताकत नहीं होगी, इस लिगेंड के पास इतनी पावर नहीं होगी कि इन दोनों को बहुत ज्यादा गैप में क्रिएट कर दे, इन दोनों को बहुत दूर कर दे. हाँ, गैप बना देगा, सेपरेट कर देगा T2G और EG को, लेकिन बहुत बड़ा गैप क्रिएट करने की ताकत नहीं होगी. तो ऐसे लिगेंड को वीक फील्ड लिगेंड बोलते हैं. अब देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको बता रही है कि लिगेंड पावरफुल होगा या वीक होगा. अगर लिगेंड पावरफुल होगा तो गैप ज्यादा होगा, लेकिन अगर लिगेंड पावरफुल नहीं है तो कैसा बनेगा? वीक फील्ड लिगेंड. कैसा लिगेंड होगा? ये वीक फील्ड लिगेंड. तो गाइस ये हो गया आपका केस नंबर 1. दिस इज योर केस 1, दिस इज योर केस नंबर 1. जब आपका T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और EG में 1 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत छोटी है और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है. क्या बात समझ में आ गई? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे लाडले बच्चों, मेरे बेटों, मेरे दुर्योधनों. ठीक है, अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं केस नंबर 2 की. अब हम लोग बात करते हैं केस नंबर 2 की. अब गाइस केस नंबर 2 में क्या होगा? T2G में 4 इलेक्ट्रॉन और EG के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं. दिस इज योर केस नंबर 2. मतलब क्या होगा? जो चौथा इलेक्ट्रॉन आया इसको यहीं बैठना पड़ा. मतलब क्या हुआ होगा? इलेक्ट्रॉन ने देखा कि यार मुझे यहां से अगर जंप करके यहां जाना पड़े अकेले बैठने के लिए तो भाई साहब बहुत एनर्जी लग रही है. भाई साहब एनर्जी क्या हो रही है? बहुत ज्यादा लग रही है, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी अब ज्यादा है. क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी. तो सोचता कम एनर्जी काय में लग रही है? पेयरिंग में लग रही है. चलो अपन तो पेयरिंग करो और चुपचाप बैठ जाओ, अपने को ज्यादा नाटक नहीं करना. मतलब देयर इज अ वेरी लार्ज गैप, देयर इज अ वेरी लार्ज गैप बिटवीन T2G एंड EG. आपके T2G और EG के बीच में जो गैप होगा वो बहुत ज्यादा लार्ज होगा. तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी का मतलब क्या? देयर इज अ वेरी लार्ज गैप बिटवीन EG एंड T2G. So due to very large gap between T2G and EG, we can say the ligand is a strong field ligand. मतलब अब क्या हुआ? अब ligand आया, सेंट्रल मेटल एटम के एक्सियल पोजीशन पर अटैक किया, दोनों T2G EG को अलग किया और इतना ज्यादा दूर फेंक दिया, इतना ज्यादा दूर कर दिया इन दोनों को कि अब T2G का इलेक्ट्रॉन EG में जंप करके जा ही नहीं पा रहा है. तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन आपको रखना पड़ेगा वो यहां आप रखने की हमारी औकात ही नहीं बची, हमको तो उसको यही रखना पड़ेगा. तो अब यह हरकत किसने करी? T2G और EG को दूर किसने कर दिया? आपके लिगेंड ने. तो लिगेंड में इतनी पावर है कि उसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को उठा के दो अलग अलग कोनों में फेंक दिया. मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. तो देखो आपको पता चल गया कि आपका लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. क्या है बात समझ में आ रही है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो.